जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आधुनिक भारत में देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए एग्जामिनेशन के तो आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, और उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए चलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को शेयर करें और चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखते हैं 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और चलते हैं आगे। साथियों, 1857 की क्रांति से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स को देखते हैं। क्या दिया गया है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं साथी, और दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इस तरह से हमको भी अपने दिशा पर गहन तरीके से ध्यान देते हुए चलना है और अपने पथ की ओर आगे बढ़ना है। आधुनिक भारत में मित्रों, यहां से प्रश्न बनते हैं, तो हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दें और लाइक करते चलें। अब आगे बढ़ेंगे। देखें, 1857 की क्रांति का सामान्य परिचय दिया हुआ है दोस्तों, और यहां से मुख्य तथ्य क्या बनते हैं उनको समझना है। कि पूछेगा कि विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों बोलेंगे टॉम स्टर्न था। ठीक है। विद्रोह के बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड डर्बी। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। साथ ही यहां पर गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर, इसी प्रकार से भारत का पहला गवर्नर और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, इसी प्रकार से भारत का प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम वायसराय। इस तरह से प्रश्न पूछता है तो हम उसको भी आपको बता देते हैं। उससे प्रश्न बनेगा तो हम एक ही साथ में सभी को देखते हुए चलेंगे। साथ ही बात करते हैं हम लोग, क्या पूछ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, ऐसे समझ सकें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बोलेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर था साथी कौन? लॉर्ड क्लाइव। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर है। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो ये हो गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा। क्या पूछेगा कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स। क्या बताएंगे भाई? वारेन हेस्टिंग्स था। फिर पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बोलेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है साथी, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी है। तो पूछेंगे, बोलेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बोलेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक।
यही बंगाल का अंतिम था और यही भारत का प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस बात को याद रखेंगे साथी, इस तरह से देखते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये गवर्नर और गवर्नर जनरल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछे भी जाते हैं और आते भी एग्जाम्स में, तो ये आपको देखते हुए चलना, ठीक है। और भी पूछेगा वायसराय, ठीक है साथी। तो अब इधर से मैं देख लेता हूं, इधर से देखिएगा थोड़ा सा आपके कि प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय बोलेंगे भारत का प्रथम वायसराय था साथी कौन? भारत का प्रथम वायसराय बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। और भारत का, इसमें ये पूछ सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बोलेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। और जब लॉर्ड कैनिंग रहेगा तो यही भारत का प्रथम वायसराय रहेगा। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी है और प्रथम वायसराय भी है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। दूसरा, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वायसराय, तो बोलेंगे भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिए। और पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय भी है और यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी है। और याद रखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भी है और यही अंतिम वायसराय भी था, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बता पाएंगे। यहां पर पूछा गया दोस्तों कि भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था पूछ सकता है, तो लॉर्ड एल्गिन, याद रखें। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? बोलेंगे लॉर्ड हैवलॉक, मतलब जनरल हैवलॉक था। विद्रोह के बाद नया सेनापति कोलिन कैंपबेल को बनाया गया था। और विद्रोह के समय भारत में मुगलिया सल्तनत का जो उत्तर मुगल काल चल रहा था साथी, तो उसी उत्तर मुगल काल में मुगलिया सल्तनत का राजा जिसका नाम था बहादुर शाह जफर नाम से ये गजल लिखता था, इसलिए इसको जफर नाम की एक उपाधि मिली थी। इसकी मृत्यु जो है कि वर्मा में हो गई थी, है ना। तो याद रखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न आपके आते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। तो विद्रोह के कारण पूछ सकता है कि बताइए कि 1857 की विद्रोह के क्या क्या कारण रहे। तो कारण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। इन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। इनसे प्रश्न किस तरह से बनते हैं उन सभी की चर्चा करते हुए चलते हैं। देखेंगे दोस्तों कि यहां पर दिया गया है मित्र, क्या यहां पर दिया गया है कि बताएं, क्या बताएं कि राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारणों में क्या हो सकता है? उस समय राजनीतिक कारण क्या थे उस बात को समझना है कि 1857 की राजनीतिक कारणों में क्या है। तो 1803 में मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगेंगे। तो उत्तर मुगल काल के जो राजा हैं 1803 के समय में, वह ब्रिटिशर्स के मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहने लगे, उनसे पेंशन प्राप्त करने लगे और एक कठपुतली की तरह अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली की तरह शासन करने लगे थे। मतलब नाम मात्र के राजा बन गए थे और ये क्या करते थे? पेंशन प्राप्त करते थे अंग्रेजों से। डलहौजी ने अपनी एक हड़प नीति, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा कि डलहौजी द्वारा हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहा जाता है, यह सबसे पहले कौन कौन से राज्यों में अंग्रेजी राज्यों को, मतलब भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से हड़पा गया इस डलहौजी के द्वारा। तो इसमें पूछ सकता है कौन कौन से राज्य सबसे पहले हड़पे गए थे, मतलब अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए थे, वे कौन से थे? लॉर्ड कैनिंग द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने मुगल सम्राट के नाम की उपाधि, है ना, के अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था साथी। और डलहौजी ने मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी को लाल किले से हटाने तथा बहादुर शाह जफर के वंश को भी समाप्त करने का काम किया।
इसके बाद 1856 ईस्वी में अवध राज्य को भी कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को कुशासन का आरोप लगा करके हड़पा हुआ था। तो इस बात को याद रखेंगे, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, याद रखेंगे। और इसने बहुत ऐसे काम किए, जैसे इसने सबसे पहले पूछेगा कि बताइए कौन से ऐसे राज्य को सबसे पहले हड़पा था, तो विस्तारवादी नीति के माध्यम से पहले सतारा, संभलपुर, जैतपुर, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इस तरह क्रमबद्ध तरीके से मतलब इसने सबसे पहले अपने राज्यों में मिलाने का काम किया। कालांतर में कुछ समय बाद जो है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, मतलब उनके दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र नहीं लेना चाहते थे, मतलब अंग्रेजी सरकार ने ये नियम बना रखा था कि यदि किसी भी राजा, रानी या उसके पास कोई उसका पुत्र नहीं है तो वह दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है, और अगर लेता है तो उसे वंचित कर दिया जाएगा, उसकी जो राज्य है, उसका साम्राज्य है, वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी का कारण हुआ कि जो उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, साथ ही इसमें पूछ लिया जाता है कि नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, इनको और नाम से जानते हैं, धोंधू पंत के नाम से जानते हैं, तो याद रखें धोंधू पंत नाना साहब को कहते हैं। ये पेशवा से वंचित कर दिया गया था इनको पेंशन से, है ना, ये पेशवा थे नाना साहब, इनको पेंशन से वंचित कर दिया गया, मतलब इनकी भी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया हुआ था। डलहौजी ने प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से भारतीय प्रशासकों को या शासकों को असंतोष फैल गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1854 ईस्वी में डलहौजी ने इनाम कमीशन का गठन करके, इनाम कमीशन क्या था, इसमें जमींदारों की कितनी जमीन है, वह वैध रूप से है या अवैध रूप से है, उसको एक कमीशन बिठाया, जांच बिठाई, जिसके माध्यम से बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी हड़पी गई। और जमींदारी का मतलब क्या था साथी, यहां पर जमींदारी का मतलब है इसमें स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस का जो बनाया था इसने, स्थायी बंदोबस्त कहा गया था, स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसे ही इजारेदारी भी कहा गया, इजारेदारी व्यवस्था, इसे ही जमींदारी व्यवस्था, इसे इजारेदारी व्यवस्था, इसे सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है कि ड्यू डेट जो भी होती है कि भाई फलानी तारीख को जो है कि लगान उस जमींदार के द्वारा जमा किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वह नहीं जमा करता है उस तारीख में, शाम या सूर्य के अस्त होने से पहले वह नहीं जमा करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी जमींदारी वंचित हो जाएगा, मतलब ठीक है, जमींदारी उसकी हड़प ली जाती थी। तो इस तरह से विकार हुए, इसका असंतोष हुआ, 1857 की क्रांति का रुख ले देता है। अगली ओर बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखेंगे मित्र क्या, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण भी देख लेंगे क्या है। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों में अनेक प्रकार के आर्थिक शोषण होते हैं। कैसे? इस कारण भारतीयों के मन में कंपनी के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आक्रोश पैदा हुए, उनके आर्थिक कारण पर, उसके सामाजिक कारण, उनके धार्मिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजों ने अपने शासकीय नीतियों जैसे स्थायी बंदोबस्त, इसे मैंने अभी बताया, स्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था, इस्तमारारी या जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त के द्वारा किसानों का शोषण किया गया। और अभी हो वो पहले भी हो, देखो अंग्रेजी सरकार भी, अंग्रेजों ने भी हम किसानों का, हमारे किसानों का शोषण किया है, वही आज भी हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अभी भी नहीं हो रहा है, बहुत सारा आज भी हमारे समाज में किसानों का शोषण हो रहा है, और वही हमारे अन्नदाता है, उन्हीं को शोषित किया जाता है। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत में हस्तशिल्प का पतन हो गया। और अंग्रेज क्या करते थे ना अपने यहां से, अच्छा ये लोग व्यापार किसका करने आते हैं, मसालों का, सूती वस्त्रों का, कपास का, इत्यादि बहुत ऐसी चीजों का व्यापार करने के लिए आए। तो यहां से कच्चा माल ले जाते थे, यहां से ब्रिटेन जो है कि कच्चा माल ले जाते थे, वहां पर कल कारखानों पे, मशीनों पर जाकर के उसी माल को ये बना करके भारतीय मार्केट में बेचते थे और अधिकाधिक लाभ कमाते थे, जिससे इन भारतीय समाज में या जो काम कर रहे मजदूरों का, शिल्पकारों का, इनके सभी के जो है कि रोजगार कम होते गए या ठप होते गए, क्योंकि वो वही माल जो भी ले जाते हैं यहां से 1 रुपए में, और वहां पर बनाते हैं जाकर के, वही लेकर जाकर के हमको 10 रुपए में देते हैं, जो काफी महंगा भी पड़ता है, ठीक है। ये ऐसे तो पैसा कमा रहे थे, दूसरे उधर हस्तशिल्प भी जा रहा था, जो हाथ से बनाएंगे तो उनकी
थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, है ना। और वही वही और अच्छी भी क्वालिटी में वो लोग देते थे यहाँ पर। तो कौन हाथ से बुने कपड़े को या अन्य चीजों को लेगा भाई, कम रेट पर भी, और इधर ये लोग ज्यादा रेट पर दे रहे हैं, उधर से कम रेट पर भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है। तो इस तरह से हस्तशिल्प भी चला गया, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ गई, तो यही कारण हुआ। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, और आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले हुए और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि नेताओं ने इनका जो है कि समर्थन नहीं किया, आलोचना की। दादा भाई नौरोजी ने 1861 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा कि 1861 ईस्वी में प्रकाशित दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, इसका नाम था क्या, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में उन्होंने मतलब बेरोजगारी के बारे में बताया है, धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, उनकी पुस्तक भी पूछ सकता है, और दादा भाई नौरोजी ने कब दिया था, इन सभी तथ्यों को याद रखेंगे। ठीक है, तो साथी ये देखते हुए चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या यहां पर सामाजिक कारण आपको देखने को मिलता है, तो आर्थिक के बाद क्या मिला, सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या थे, सामाजिक और धार्मिक कारण एक ही साथ में हम देख लेंगे। अंग्रेज भारतीय समाज को जो है कि असभ्य मानते हैं। असभ्य का मतलब है अनसिविलाइज्ड, बर्बर, असभ्य, नीगर, सामी, कलुआ, अशिक्षित। मतलब हमारा समाज अशिक्षा का कारण इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में जाति प्रथा, विधवा व्यवस्था, मतलब विधवा विवाह व्यवस्था, जो है कि विधवाओं को विवाह नहीं होता था, वो तो बाद में आया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लाया गया। तो विधवाओं को बड़ा टार्चर किया जाता, सती होने के लिए। भारत में कन्या वध भी चल रहा था, पशु बलि भी चल रही थी, नर बलि भी चल रही थी। पशु बलि तो अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि पशु बलि अभी भी नहीं चल रही, नहीं, उतने समय जो है कि नर बलि भी चलती थी। तो नर बलि मतलब पुरुषों को भी जो है कि बलि चढ़ाया जाता था, है ना। आप लोग देखेंगे प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर कि जो जैसे अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, है ना, पुरुषमेघ यज्ञ होगा, जिसमें पुरुषमेघ यज्ञ में 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी, है ना। अश्वमेघ यज्ञ में आप देखेंगे कि 600 पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। मतलब जितने भी हवन यज्ञ ये सब करवाए जाते थे ना, वहां पर बलि का भी प्रावधान था। तो ये व्यवस्था अभी भी आधुनिक भारत में भी चली जा रही थी, जो अंग्रेजों को लगा है तो बड़ा खराब है। तो यहाँ के लोगों को लगा इस तरह से कार्य करते हैं, आडंबर है, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, इनमें फैले हुए हैं। तो ये अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया, कि मतलब ये बताया, क्या बताया, कि ये जो आप लोग गलत कर रहे हो भाई, इसीलिए आप अनसिविलाइज्ड हो, असभ्य हो। अरे आप भी अपनी एक दो पीढ़ी पीछे जाकर देखेंगे, वहां पर कितना परसेंट लोग पढ़ा लिखा मिलेगा, समझ रहे हैं। यहां पर और आज भी है व्यक्तियों को वो डीप पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, हिस्ट्री को पढ़ना नहीं चाहते हैं, ज्योग्राफी को नहीं समझना चाहते हैं, वे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चाहते हैं। वो बात सही है भाई, हमको एग्जाम क्रैक करना, वो बात सही है, लेकिन समाज में भी हमको किस तरह से सर्वाइव करना है, इस बात को भी समझते हुए चलना पड़ेगा ना, कि आप समाज में किस तरह से अपना छाप छोड़ते हैं, पहचान बनाते हैं। और छोड़ो पहचान यार, आपको जीना सिखाता है ना ये सब चीजें, कि आपको डिसीजन मेकिंग बनाता है, कि आप कैसे किस तरह से कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक होता है। सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर के रह जाना पढ़ाई नहीं होती है, या किसी जॉब को प्राप्त कर लेना पढ़ाई नहीं होती, वहां भी आप शोषित ही होते रहोगे अगर आपने इस तरह से नहीं समझा तो। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर सारी चलेंगे कि यहां पर क्या था, सती प्रथा। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के लिए कानून बनाया सन 1829 ईस्वी में, और 1828 ईस्वी में बंगाल में, जबकि 1829 ईस्वी में पूरे भारत में इस कानून को लागू कर दिया और सती प्रथा का उन्मूलन किया। उन्मूलन का मतलब समझते हैं, उन्मूलन का मतलब समाप्त किया, मतलब पूरी तरह से प्रयास किया। इसमें साथ दिया किसे, राजा राम मोहन राय ने, जो कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, समाज सुधारक हुए हमारे। तो अंग्रेजों ने हर कार्य बुरे नहीं किया साथी, समझ रहे हैं। अंग्रेजों ने बहुत सारे कार्य हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, समझ रहे हैं। देखिए जरा, तो कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई। उसके लिए कौन से व्यक्ति, जिनका नाम था जानसोर, 1795 ईस्वी में इन्होंने कन्या हत्या पर। आप लोग देखते हैं कि अभी भी हमारे समाज में, अब तो ठीक है, लगभग जो है कि हमारा संविधान आ गया, इसके माध्यम से कानून नियम बन गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी
कन्या या भ्रूण हत्या या किसी शिशु का वध करता है, कन्या का वध करता है, उसके लिए कानून बन गया। इससे लोग डरने लगे। अच्छा, ये करते भी थे, लेकिन उनको ये डर हो गया कि भाई साहब इस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, जेल में बंद किए जाएंगे, उसके लिए कानून बन गया, इसलिए ऐसा कर नहीं पा रहे थे, है ना। लेकिन अभी भी हमारा समाज में ये मलाल बना हुआ है कि जिसके घर में अभी कहीं ना कहीं गांव क्षेत्रों में अभी है, कुछ कुछ परसेंट बना हुआ है, मैं सबको नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ परसेंट में है कि अभी अगर कन्या हो जाती, इसका जन्म हो जाता है तो उसके दहेज वो लेकर के जाएगी, ऐसा कुछ है हमारे समाज में। इस तरह से अभी कहीं ना कहीं मलाल बना हुआ है, उसको दूर करना चाहती, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। दास प्रथा एलन बरो ने सन 1843 ईस्वी में समाप्त किया। नरबली, आप अभी बताया मैंने, नरबली का दमन कैंपबेल ने किया हार्डिंग के समय सन 1844 ईस्वी में किया था। बड़े महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। विधवा विवाह अधिनियम आया 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, कि विधवाओं को विवाह करने के लिए मतलब आगे बढ़ाया कि कोई भी स्त्री है, कोई भी महिला है, कोई भी लड़की है और उसका विवाह हो गया और उसका पति किसी कारणवश एक्सपायर हो गया, तो जो एक्सपायर हो गया है तो अब उस महिला का जो है कि जीवन यापन कैसे चलेगा। सपोज उसके पास कोई नौकरी भी नहीं, कोई जॉब भी नहीं, वह अशिक्षित भी है या शिक्षा भी है, तो वह अकेली हो गई ना, तो वह अपने वर को चुनने के लिए स्वतंत्र हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं था। पहले विधवाओं को विवाह करने के लिए उनको समाज से ही बहिष्कृत कर दिया जाता था। यहां तक कि आप वेदों में देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में कि महिलाओं को टकली करके, मनुस्मृति में दिया गया है कि महिलाओं को कपड़े मतलब कपड़ा कह रहे हैं, बाल घुटवा दिए जाते थे, बाल मुंडन कर दिया था, मुंडन संस्कार हो जाता उनका, और उनको श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए। अभी भी देखे होंगे कि अपनी दादी वगैरह या पिछली देखे होंगे कि अगर बाबा जी या दादाजी एक्सपायर हो जाते थे तो दादी जी को क्या किया जाता था कि उनको सफेद धोती जो साड़ी होती है उसको धारण करने के लिए और चूड़ियां वगैरह, इस तरह से बहुत सारा श्रृंगार उनका समाप्त करके उनको इस तरह से रहने का, सिंपल जीवन बिताने का मतलब काम किया जाता। इसी प्रकार से महिलाओं को मनुस्मृति में दिया गया कि ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं को उस अलग एक गांव बसाया गया था। उनको कोई पानी नहीं छूने देता, ना भरने देता था, उनके लिए अलग व्यवस्था, वो करें जाकर के या मरे जाकर के, ऐसा भी था, समझ रही है। तो ये भाई हमारे समाज में चल रहा था, इस बात को देखना है, इस बात को समझते हुए चलना है, ठीक है। अंतरजातीय विवाह, देखो अंग्रेजों ने अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज का भी प्रावधान किया कि इंटरकास्ट मैरिज आप कर सकते हैं। भाई आप देखेंगे कि किसी भी समाज में जब अब महिलाओं को ही या स्त्रियों की ही, कन्याओं को आप वध कर देंगे तो बताओ लड़कियां कैसे तैयार होंगी जिससे आप शादी कर पाएंगे। अब लड़के हो तो रंडवा टहलोगे फिर, अब यही तो होगा ना। तो अब यह इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रावधान किया है। जब तुम लोग ऐसा करोगे तो इंटरकास्ट मैरिज भी बनाया, मतलब इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं आप लोग, ये भी प्रावधान किया, ठीक है। जबकि कट्टरपंथियों और मौलवियों में कुछ ऐसे लोगों को हमारे समाज में लगा कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को गलत लग रहा था, इसलिए कि हमने जो प्रावधान बनाया है, हमने जो नियम, हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, इनको अनफॉलो कर रहे हैं लोग। कौन? और करवा रहे हैं अंग्रेज। उनको ऐसा लगा कि हमारे धर्म पर ये ठेस है, हमारे धर्म को जो है कि गलत कर रहे हैं, हमारे धर्म पर ये मतलब टारगेट कर रहे हैं, इस तरह से, है ना। सुधारों का विरोध करते हुए धर्म के समाज में हमला माना और भारतीय जनमानस में असंतोष फैला गया। मतलब ये किसी विशेष वर्ग को लग रहा है, सारे वर्ग को नहीं। अच्छा, ये उन कट्टरपंथियों को लग रहा है जो खाते पीते मौज मस्ती में है, भाई साहब उनका पेट भरा हुआ है, और जो समाज ऐसा था, जो नीचे तबके के लोग थे, उनको सताया जा रहा था, वो तो उन्हीं की ओर जाएंगे ना, अंग्रेजों की ओर जाएंगे ना। यही कारण था 1857 की विफल होने का कारण मेन यही बना कि यहां पर किसी विशेष वर्ग के द्वारा वो आवाज उठाई गई और उन्हीं को अंग्रेजों ने पकड़ के दमन कर दिया। जिसी ने हल्ला चिल्लाहट मचाई उसी को धर के कूटा कायदे से। तो इसी कारण, यही कारण था कि नहीं हो पाया। इसे भारतीय धर्म को जोड़ करके देखा गया था, ठीक है। 1813 में ईसाई मिशनरियां भारत में आई। अच्छा, ईसाई मिशनरियां भारत में 1813 में क्यों आती है? 1813 का अधिनियम भी है ना। तो जब आप लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, संवैधानिक भारत का संवैधानिक इतिहास, वहां पर 1813 का अधिनियम है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1813 के अधिनियम में भेजा गया कि कोई ईसाई मिशनरियां जो है ब्रिटेन से ईसाई लोग भारत में ईसाई धर्म प्रचारक आए और इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और प्रलोभन भी दिया कि यदि कोई ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसको अपने ईसाई धर्म में आ जाने पर उसको बहुत सारी छूट दी जाएगी, नौकरियों में छूट दी जाएगी, उनको नौकरियां भी दी जाएंगी। बहुत इस तरह से बहुत सारे प्रलोभन दिए, जिसके बहुत सारे जो भारतीय थे वो ईसाई धर्म पर कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब अब फिर
बंदिशें भी लगा दी जाएंगी, अगर कोई भी नहीं करता है तो उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, या जिसको कोई पुत्र नहीं है तो वह दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगा दिया कि मजबूरन जो है कि ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा सके और मजबूरी होकर के भारतीय समाज में रह रहे अन्य वर्ग के लोग जितने भी हैं ईसाई धर्म को अपनाएं। ये सारे काम किए थे, है ना। तो ब्रेन वॉश करने का भी काम किया इन लोगों ने। मेजर एडवर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत हमारे अधिकारों का अंतिम रूप से, भारत हमारे अधिकारों का जो है कि अंतिम रूप से ईसाई बनाना है। कि मतलब एडवर्ड कहता है, क्या कहता है कि जो ये मेजर एडवर्ड है वो कहता है कि भारत में अधिकार हमारा ये है कि यहाँ के अधिकाधिक लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना है या ईसाई बनाना है। लॉर्ड मैकाले ने लिखा कि सेना में उच्च अधिकारी पादरी गुरुकुलों को प्रोत्साहन देते थे और सैनिकों को ईसाई धर्म मनवाने के लिए प्रयास करते थे। इस तरह से 1850 में धार्मिक अक्षमताएं अधिनियम आया, इसे लेक्स लोकी कानून के नाम से भी जाना, जिसका उद्देश्य हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना था। ये कार्य थे। तो ये था आपका सामाजिक कार्य साथी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है साथी तो क्लास को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, और जो भी मेरे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करते हुए चलें, ठीक है। तो अब हम लोग साथी चलते हैं, मैं उन सभी तथ्यों की बात कर रहा हूं यहाँ पर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में महत्वपूर्ण होगा, और क्या प्रश्न बनते हैं जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखो क्लास तो बड़ी होगी। क्यों? अगर आप लोग क्लास को पूरी देखेंगे तो बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होने वाला है, और बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो उससे आप नहीं देख पाएंगे, मतलब आपको वे तथ्य छूट जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? या बाद में भी देख सकते हैं, अगर आए हैं तो अभी पूरी क्लास को देखा करें, ठीक है। तो इससे आपको अधिकाधिक फायदा होने वाला है, याद रखें। सैनिक कारण अब क्या है साथियों? 1857 के सैनिक कारण क्या है, इसको देखना है, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कारणों को के बाद भी हम लोग किसको देखते हैं? सैनिक कारण। और विद्रोह के समय इतना व्यापक और जोरदार नहीं होता। मतलब कहा जाता है कि अगर सैनिक कारण नहीं होता तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण कोई मायने नहीं रखता था। यहां पर सबसे ज्यादा आया कि सैनिक कारण महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? इसी कारण असंतोष महत्वपूर्ण माना जाता है। समझें, ब्रिटिश सेना में अधिकांश, बंगाल सेना में लगभग जो है कि ब्रिटिश सेना में जो ब्रिटिशर्स में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक थे वह सबसे ज्यादा कहां के सैनिक थे? बंगाल सेना में लगभग 60% से, और सैनिक अवध और उत्तर पश्चिम प्रांतों से आए हुए थे। जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सैनिक थे वो कहां से थे? सबसे ज्यादा देखिएगा अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत से आए हुए थे। चार्ल्स नेपियर ने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा। इन सैनिकों को चार्ल्स नेपियर नामक अंग्रेज ने किस नाम से पुकारा? उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है। देखो, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। और सेना में भारतीय सैनिकों को पदोन्नति नहीं होती थी। सेना में क्या होता? भारतीय सैनिकों की पदोन्नति नहीं थी। जो कांस्टेबल है वो कांस्टेबल रहेगा, चौकीदार है वो चौकीदार रहेगा, गार्ड है वो गार्ड रहेगा, उच्च स्तर पर नहीं जाएगा। मतलब ये अंग्रेजों ने रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज के सैनिक उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। पढ़े लिखे ना होने के कारण वो उच्च समाज में नहीं जा सकते थे, उच्च स्तर पर नहीं जा सकते, उच्च रैंक पर नहीं जा सकते थे। ये भी कारण था। और दूसरी बात ये भी थी कि वह इन भारतीय सैनिकों को वहां पर ले जाना ही नहीं चाहते थे। अगर अधिकारी बन जाएंगे तो अंग्रेजों को अधिकार जमाने लगेंगे। कोई क्यों करेगा भाई? जब आपका देश ही गुलाम किया पड़े तो वो तुमको उच्च अधिकारी बनाएंगे। ये इस उम्मीद में जी रहे थे, ठीक है। उन्हें वेतन व भत्ते भी बहुत कम मिलते थे। लाजमी बात है, कौन देगा भाई वेतन भत्ते? उन्हें ना समय में वेतन मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कार्य थे। इसके साथ ही खाने की व्यवस्था भी घटिया थी। भाई अंग्रेज तो गुलाम बना रखा है ना, तो गुलाम तो वैसे ही रहेगा ना। घटिया व्यवस्था थी। समय पर अंग्रेज अधिकारियों को दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता समय समय पर। अंग्रेज गालियां भी देते थे भाई, मार भी सकते थे। अगर कोई कार्य दिया गया आप नहीं कर पाएंगे तो गाली गलौज भी करते थे। हिंदुओं को राम के नाम की गालियां और मुसलमानों को मोहम्मद के नाम की गालियां। इस तरह से अंग्रेज कार्य करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, वेतन नहीं मिलता था टाइम पर, ये सारे कार्य करते थे। कारण तो यही हुआ ना, सैनिक कारण। इस प्रकार एक और असमान वेतन, भेदभाव नीति, दूसरी ओर अवध में विलय बंगाल के सैनिकों पर अत्यधिक रोष उत्पन्न कर दिया। ये सारे कारण जो है ना, ये उत्तरदायी होकर के सैनिक कारण पर उभर करके आए। अब मेन तथ्य बनता है साथी
तात्कालिक कारण का, उसको भी हम लोग देखते हुए जाएंगे। अब मिला क्या तात्कालिक कारण। साथी क्या था कि यहां पर ये टाइम है सन 1856 का, किसका, 1856 का। तो उस समय जो अंग्रेज सैनिकों को बंदूक दिया हुआ था उसका नाम था ब्राउन बैस। तो ब्राउन बैस जो बंदूक थी वह वजन थी और भारी भी थी, और उसमें बारूद भरना पड़ता था, टाइम लगता था। जब तक बारूद भरते भरते तब तक दूसरा जो है कि ऐसा भी होता कि वो भी मार देता, और ये भी था कि कम ज्यादा बारूद होने पर कहीं कम कहीं ज्यादा कुछ ऐसा कुछ होता था, तो रेगुलेशन नहीं बनता था, मतलब बंदूक वो मजेदार नहीं थी ब्राउन बैस। उसकी जगह एक नई राइफल लाएगी, इसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इन एनफील्ड राइफल में बात ये थी कि इसमें जो कारतूस लगता था, इसमें जो कारतूस भरा जाता था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी से मिला हुआ कारतूस था। उसकी जो कैप ऊपर से खींचनी होती थी वो दांत से काट करके खींचनी होती थी। तो इसका तात्कालिक कारण ये बन गया जाकर के, क्या था देखिए जरा। तो लोहे की बंदूक की जगह कौन सी आ जाती है, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। कारतूस का प्रयोग के पहले उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था, है ना। और इसका प्रारंभिक प्रयोग जो करवाया गया या करवाया जाना था वो 34वीं रेजिमेंट में ने किया जाना था। फिर जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में अफवाह फैल गई, क्या अफवाह फैल गई कि इन कारतूसे में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है ना, गाय और सुअर की चर्बी से होगी, ये बात पता चली। और जिस कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में जो है कि कंपनी के राजनीतिक और धार्मिक साजिश के रूप में देखा गया, और यह माना गया कि गाय और सुअर की चर्बी यहाँ पर लगी हुई है और यह जो धर्म के हमारे विरुद्ध है। मुसलमानों को लगा था कि ये जो सुअर की चर्बी है ये तो हराम है यार, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो गया, और गाय को हिंदू अपनी माता समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने धार्मिक ठेस पहुंचाया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो सैनिकों के इस विश्वास से यह धारणा बनी कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कंपनी अंग्रेजों को गुलाम बनाना चाहती है और सैनिकों को ईसाई बनाना चाहती है। सैनिकों क्या करना चाहती है, ईसाई बनाना चाहती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी हमें गुलाम बनाना चाहती है, ये सैनिकों के मन में आया। 11 फरवरी को विद्रोही दिल्ली पहुंचे। अब इन लोगों ने क्या किया कि 11 कब को, 11 मई को जो जितने भी भारतीय सैनिक थे, बंगाल के सैनिक थे, वे कहां से 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई सन 1857 को विद्रोह दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को राजा बनाया। ठीक है, पुनः सम्राट घोषित कर दिया। और इस दौरान अंग्रेज अधिकारी कर्नल रिप्ले मारा गया और लेफ्टिनेंट विलोबी दिल्ली के शस्त्रागार का जो कार्यवाहक था वह भी पराजित हुआ। तो ये आपका तात्कालिक कारण था। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी, उसका स्वरूप कैसा था, इस बात को भी देखते हुए चलेंगे। क्या था साथी, 1857 की विद्रोह की प्रकृति में इतिहासकारों के बीच आज भी जो क्या है वे विवाद का विषय बना हुआ है, विवादित है, मतभेद है इसमें, मतलब ये ठीक है। और इसमें देखेंगे इनका कारण क्या था, ये लोग क्या क्या बताए हुए हैं। स्वदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं, मतलब अपने देश के भारत के इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये 1857 की क्रांति क्या थी, है ना। और विदेशी इतिहासकार वो लोग क्या मानते हैं, तो बोलेंगे विदेशी इतिहासकार है वो सैनिक विद्रोह मानते हैं कि सैनिकों का विद्रोह था, जबकि हमारे भारतीय जो इतिहासकार है वो बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन था, पूरे राष्ट्र में था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते पूरे राष्ट्र में था, पूरे राष्ट्र में आंदोलन था ही नहीं, यह मध्य और उत्तर भारत में सिर्फ था, इसलिए ये लेकिन कहा गया है, इसीलिए तो मतभेद है ना। अशोक मेहता ने क्या कहा है, सॉरी यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन है, बीडी सावरकर ने कहा राष्ट्रीय आंदोलन था, आरसी मजूमदार ने कहा राष्ट्रीय आंदोलन था, और एसएन सेन ने कहा राष्ट्रीय आंदोलन था। जबकि अंग्रेजी इतिहासकारों ने या विदेशी इतिहासकारों ने, सर जॉन लॉरेंस ने कहा यह सैनिक विद्रोह था, सीले ने कहा, टीआर होम्स ने कहा, जेम्स आउटरम ने कहा कि क्या था, सैनिक विद्रोह था। ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे, राष्ट्रीय विद्रोह और सैनिक विद्रोह किस इतिहासकार के द्वारा या कौन से व्यक्ति, इनमें से इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, कई ऑप्शन देकर के भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहां पर दिया गया साथी विद्रोह का आरंभ और विस्तार, विद्रोह का 1857 के आरंभ कैसे हुआ और इसका विस्तार कहां कहां पर था, ये तथ्य इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चरवे लगे कारतूसों का प्रयोग को लेकर के सैनिकों में असंतोष हो गया, ये बात तो मैंने बता दी आपको अभी, वो भी आप समझ गए। 23 जनवरी 1857 को दमदम जो जगह है वो अंबाला
अंबाला, अंबाला में है हरियाणा में, ठीक है। दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले यह जो है कि अंबाला कंठ में दमदम जगह है, वहां पर इस कारतूस का प्रयोग किया जाना था। तो वहां के सैनिकों ने अर्थात दमदम के सैनिकों ने इस चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो क्या हुआ, 26 जनवरी सन 1857 को बहरामपुर, बहरामपुर जो है ना बंगाल में है, कोलकाता, कोलकाता से 120 मील स्थित जो है पर स्थित है। और 19वीं एनआई रेजिमेंट ने कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया कि 19वीं जो रेजिमेंट थी बहराइच की, सॉरी बहरामपुर की, तो वहां के सैनिकों ने मना कर दिया। इसी कारण यह विद्रोह भी जन्म लेता है। 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे, और वो बैरकपुर छावनी में बंगाल जो में पड़ता है, तो 34 एनआई रेजिमेंट के सैनिक थे, इसका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम नहीं, गोली में तो मैं नहीं चलाऊंगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिश्रित हुई है। और ये बात क्यों पता चली जानते हो आप लोग? एक बार ये था कि मंगल पांडे जी, क्योंकि ये पंडित हैं, तो ये जाते थे मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने, जल डालने भोले जी के, ठीक है ना, मंदिर। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो नहीं होता है कि झाड़ू लगाने वाला स्वीपर, और ये झाड़ू लगाने वाले इस तरह से जो मेहतर उसको कह सकते हैं, तो उस समय वो जा रहे थे, तो कहीं झाड़ू लगा रहे थे, उसको टच हो गया। वो जल्दी जल्दी में जा रहे थे और नहीं समझ पाए झाड़ू लगाने वाला, तो मंगल पांडे को थोड़ा सा कहीं पर टच हो गया होगा। तो उन्होंने कहा कि अंधा है, तुझमें दिख नहीं रहा। मंगल पांडे ने ऐसा कहा कि अछूत हो तुमने मुझे छू लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी, आप जो सुअर और गाय की चर्बी को अपने मुंह से खोलते हो तो तब तो अछूत नहीं हो जाते हो, और मेरे छूने से आप अछूत हो गए, मतलब आप अब नहाओगे जाकर के। ये सरा, अब ये बात मंगल पांडे को बुरा लगी। देखो जाति प्रथा किस तरह से घुसी हुई है ना, उस समय भी। तो मंगल पांडे ने कहा चलिए मैं नहीं मानता हूं, देखता हूं जाकर के ऐसा। ले गए जाके कारखाने पर, जहां पर लगे बड़े बड़े कड़ा बने, तो चर्बी अरबी धरे हुए वहां पर बन रही थी कारतूसें। देख करके मुंह बंद कर लिया। पता चला भाई साहब कि अब यही कारण था, मंगल पांडे को लगा कि जब अपने आंखों से देख लिया कि वास्तव में गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जा रहा कारतूस, तो उन्होंने विद्रोह किया। जब विद्रोह किया तो साथी क्या हुआ जानते हैं? विद्रोह किया तो क्या हुआ, अब यहां पर अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट थे, जिसके अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग। ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे। सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया मंगल पांडे ने, है ना। परंतु ह्यूसन इसमें बच निकले। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। कब पकड़ा गया था? बोलेंगे मार्च। और चर्बी लगे कारतूसों का विरोध में विद्रोह किया कि धीरे धीरे भड़कती रही। और 24 अप्रैल सन 1858 को मेरठ में देसी घुड़सवार सेना के 85 सिपाहियों के ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग से मना कर दिया। और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में तैनात सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और सैनिक अधिकारियों पर, अपने ही सैनिक अधिकारियों पर उन्होंने गोलियां भी चला दी। शीघ्र विद्रोह दिल्ली की ओर कूच करता है। मेरठ के तैनात अंग्रेजी जॉन हैविट, इसमें जो अंग्रेजी जनरल है जिसका नाम है जॉन हैविट, इसके पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, मतलब अंग्रेज सैनिक थे। वो चाहता तो इस संकट को रोक सकता था। जो ये सैनिक जा रहे थे मेरठ के लिए, मेरठ से रवाना होकर के दिल्ली, वह चाहता तो रोक सकता था जनरल हैविट, लेकिन उसने इस आंधी को रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारे तथ्य आप लोग देखते चलेंगे। स्वरूप और इसकी प्रकृति को देखेंगे कि कैसी स्वरूप और क्या प्रकृति थी। इतिहासकारों के मत क्या है इसमें, क्या कहा गया है इसमें कि जॉन लॉरेंस सीले, यहां पर सीले है, सीले टी.आर. होम्स, इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है। L.E.R. रोज ने कहा धर्मांधों और ईसाइयों के बीच यह युद्ध था। जेम्स आउटरम टेलर, हिंदू मुसलमान षड्यंत्र, बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। बेंजामिन डिज़रायली, राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने बताया है। बी.डी. सावरकर, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया इसको। और आर.सी. मजूमदार, ना पहला राष्ट्रीय विद्रोह और ना ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा किसने? आर.सी. मजूमदार ने। इंपॉर्टेंट तथ्य है, बी.डी. सावरकर और आर.सी. मजूमदार, याद रखें। अशोक मेहता, राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने बताया है। जितने भी तथ्य हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से प्रश्न छपेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विद्रोह, आप देखिए जो विद्रोह हुए उन स्थानों को भी चूज किया गया है उनमें थोड़ा सा, कि पूछा जाता है प्रश्न कैसे कि लखनऊ,
1857 के विद्रोह का केंद्र क्या था? लखनऊ भी था। नेतृत्वकर्ता वहां की थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल, ठीक है। 30 मई को यह विद्रोह प्रारंभ होता है ना। 5 जून 1857 को बेगम ने जो है किस कमान संभाली, और बिरसिज कादिर जो इनका पुत्र था, बिरसिज कादिर जो कि एक अयोग्य था, छोटा बालक है, तो वह उसको नवाब बनाना चाहती थी। नवाब उन्होंने घोषित भी कर दिया, जिसका विद्रोह कर दिया अंग्रेजों ने। जॉन लॉरेंस ने नामक अंग्रेज ने कमिश्नर वहां पर जो है कि मारा भी जाता है विद्रोह करने के दौरान। और मार्च 1858 में कैंपबेल ने लखनऊ पर नियंत्रण प्राप्त किया, और बेगम जो है कि युद्ध क्षेत्र से भाग करके नेपाल चली जाती हैं, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। तो याद रखेंगे, लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। इसका सामना किसने किया? किसका सामना किया था? बोलेंगे लॉरेंस का। लॉरेंस वहां पर मारा गया अंग्रेज, लेकिन लास्ट में कैंपबेल ने आकर के लखनऊ का नेतृत्व किया और वहां पर विजय प्राप्त करी, और बेगम कहां पर? नेपाल चली गई थी। आगे आगे कानपुर। 1857 के विद्रोह का केंद्र एक बना कानपुर, तो आप लोग जानते ही हैं कानपुर। और कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर धोंदूपंत, जिसका नाम है नाना साहब धोंदूपंत। 5 जून सन 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश अधिकारी और 9 सैनिक मारे भी जाते हैं इसमें सैनिक। और 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने पूर्ण रूप से यहाँ पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। नाना साहब की सहायता जो किया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। याद पूछ सकता है, रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था, याद रखें, रामचंद्र पांडुरंग। झांसी, अगला केंद्र क्या है? झांसी। नेतृत्वकर्ता कौन कर रही है यहाँ का नेतृत्व? बोलेंगे रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका के नाम से इनको जाना जाता है। 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो गया। गंगाधर राव की विधवा थी, मतलब इनके पति का नाम था गंगाधर राव, जिनकी डेथ हो गई थी, और इनको पुत्र नहीं था, तो इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था। इसी कारण अंग्रेजों ने इनका सामना किया, और दत्तक पुत्र का नाम पूछ सकता है कि दामोदर राव था। और 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की शहीद हो जाती है ना। और सेनापति जो इनका था, किसका सामना किया था? बोलेंगे हीरोज का। और जन्म स्थान इनका क्या था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि क्या बताया गया इसमें? विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाते हैं कि कहां कहां पर विद्रोह हुआ और उनके नेतृत्व किसने किया था, इस बात को भी याद रखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखेंगे आप लोग कि पूछता है कि बैरकपुर में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? विद्रोह किसने किया था बैरकपुर में? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल, मंगल पांडे। बरेली में खान बहादुर खान, याद रखें। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर में, बिहार के जो जगदीशपुर है, बाबू कुंवर सिंह, और अमर सिंह उनके भाई थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में नाना साहब धोंदूपंत। ग्वालियर में तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग जिसको कहा गया है, याद रखें। ग्वालियर तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहब जिनको धोंदूपंत कहा गया है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का। लखनऊ में बेगम हजरत महल। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह। फैजाबाद में अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में खान बहादुर खान, और बैरकपुर में मंगल पांडे ने सामना किया, विद्रोह किया था। प्रयागराज में लियाकत अली ने। दिल्ली में बहादुर शाह जफर। मिर्जापुर फिरोज शाह। गोरखपुर में गजाधर सिंह या गजूधर सिंह। मथुरा में देवी सिंह, और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, दोनों भाइयों। असम में कंदरेपेश्वर और मनीराम दत्ता। ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो कि आपको याद रखना है, समझ रहे हैं। विद्रोह के केंद्र और विद्रोह कर्ता का नाम पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर उनके यहाँ पर स्थान और अंग्रेज कमांडर कौन कौन थे, मतलब विद्रोह किसने किया, वह कहां पर किया, और अंग्रेजों का सामना किसने किया था, हो सकता है। दिल्ली में किसने किया? कोलिन निकोलसन और हडसन ने। इलाहाबाद और बनारस में किया था कर्नल नील ने। झांसी और ग्वालियर में किया था ह्यूरोज ने, ठीक है ना। लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद में कॉलिन कैंपबेल ने। जगदीशपुर में विलियम टेलर। पंजाब में जनरल लॉरेंस। बरेली में विंसेंट आयर, और बनारस में कर्नल नील। ये तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे, इनको भी आप लोग याद करते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं साथी। अब यहां पर पूछता है कि बताएं 1857 की महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इनको समझना है आपको, ठीक है। देखेंगे हम लोग कि 1857 की पुस्तकों में पूछा जाता है कि चर्चित पुस्तकें हैं। आरसी मजूमदार की पुस्तक का नाम है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। एसएन सेन की पुस्तक का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। एरिक एक्सटोक्स का है
प्रशांत एंड द राज, और पीसी जोशी का नाम है रिबेलियन ऑफ 1857 की पुस्तक है, और बीडी सावरकर की पुस्तक है द फर्स्ट वॉर इन इंडियन इंडिपेंडेंस, और टी.आर. होम्स हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, जीबी मॉल्सन की पुस्तक है इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, और सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, भारतीय किसी भारतीय भाषा में विद्रोह की पहली किताब थी, और इनकी किताबें हैं द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनकी पूछी गई पुस्तक का नाम है सैयद अहमद खां की पुस्तक है द असबाब ए बगावत हिंद, पूछी गई पुस्तक है। अशोक मेहता की लगभग ये पूछी गई पुस्तकें हैं। आप लोगों को ये पुस्तकें याद रखना है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1857 की असफलता के कारण क्या थे? 1857 की क्रांति ये क्यों असफल रही, इस बात को भी आपको देखते हुए चलना है। कारण साथी ये था कि इस विद्रोह के पूर्व विद्रोहियों से कहीं अधिक विशाल था। यह विद्रोह अपने पूर्व के विद्रोहों से कहीं अधिक विशाल था, और इसमें सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने भाग लिया, फिर भी यह असफल रहा। इसमें सैनिक और असैनिक दोनों ही भाग लिए, लेकिन फिर भी असफल रहा। क्यों? क्योंकि इसके असफलता के निम्नलिखित कारण इस तरह से हैं। विद्रोह का सीमित स्वरूप, जो विद्रोह जहां पर होता था वह सीमित स्वरूप पर हुआ। ये ऐसा नहीं था कि बल्क मात्रा में पूरे भारत में एक ही दिन एक ही तारीख को हुआ हो, या किसी नियम कानून के तहत किया गया हो, प्लानिंग के तहत किया, तो ऐसा कहीं नहीं। जहां पर जिसने विद्रोह किया वह एक विशेष टाइम पर किया या समय पर किया, उसी को किसी अंग्रेज के द्वारा दफना दिया गया या दमन कर दिया गया। देसी राजाओं एवं सामंतों की गद्दारी यहां पर थी, ये खुद ही अंग्रेजों से मिले हुए थे, है ना। योग्य नेतृत्व का अभाव, कोई योग्य नेतृत्व करता नहीं था, कोई लीडर नहीं था। दूसरी बात, विद्रोहियों का संगठनात्मक कमजोरी, मतलब उनका यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, ठीक है। निश्चित उद्देश्य का अभाव, कोई उद्देश्य नहीं था, कोई निश्चित टारगेट नहीं था। जन समर्थन का अभाव था, यहाँ पर किसानों ने विद्रोह कोई नहीं किया, यहाँ पर शिक्षित वर्ग ने कोई विद्रोह नहीं किया, यहाँ जमींदारों ने इनका भाग नहीं लिया, सामंतों ने भाग नहीं लिया, बल्कि उन्हीं की चाटुकारिता में लगे रहे। कारण ये भी रहा शिक्षित वर्ग की उदासीनता, यहाँ कोई शिक्षित वर्ग भी नहीं रहा। कृषक वर्ग की उदासीनता रही, अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां होना, सारी परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल होती रही। यही तो कारण था कि वो सफल होते गए। अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व भी रहा। विद्रोह में साधारण सिपाहियों का शामिल न होना, और आर्थिक कोष में अभाव था, और संगठनात्मक विघटन का अभाव, ये सारे जो है कि मल्टीपल कारण रहे 1857 की क्रांति के असफल होने का। तो साथियों, हमने आपको 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी तथ्यों की बात किया। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको बताने का प्रयास किया। कोई भी प्रश्न हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आप बात कर सकते हैं। और अपना नंबर है तो वहां पर देख सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति नया है हमारे चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, और बेहतर इसी तरह से हम लोग चलेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम को लेकर के हो। वह सारे प्रश्न मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूंगा, और लगभग करता ही भी चला आ रहा हूँ। तो क्लास पर बने रहें, देखते रहें, और अपनी प्लेलिस्ट भी बनी हुई वहां पर जा करके देखें। तब तक के लिए देखेंगे साथी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।